कि एक तरफ स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, वहीं दूसरी ओर जो है ट्यूलिप गार्डन खुला है, वहाँ पर सोशल गैदरिंग हो रही है, रश पड़ रहा है। टूरिज़्म के ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है और बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट कोई फंक्शन करता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों कि एक तरफ कोविड-19 को रोकने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बंद की जा रही है, स्कूल्स भी बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फ्री हैंड दे दिया है कि टूरिस्ट आकर जो हैं वो गैदर भी हो सकते हैं। लोगों ने यहाँ BDS किया हुआ है, वो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि पोस्ट क्रिएट किए जाएं डेंटल सर्जन्स के। उसका एक प्रपोज़ल चल रहा है, वो हमारी बातचीत चल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। तो जब उसका कंकरेंस मिलेगा, सैंक्शन मिलेगा, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल रही है, लेकिन क्या कारण है कि हम अभी भी देश भर में 19th नंबर पर हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को वैक्सीनेशन को सक्सेसफुली हर एक घर तक पहुंचाने में, यानी कि लोगों में ये विश्वास पैदा करने की कि उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए, या फिर लोग जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं? बात करने के लिए मेरे साथ हैं फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिस्टर अटल डुल्लू। मिस्टर डुल्लू, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जी, थैंक यू। सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं। क्या ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस है जिससे आपको लोगों को कन्विंस करना है कि वो आएँ और वैक्सीन लगवाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिंड्रेंस है। लोग आजकल वॉलंटरली आ रहे हैं। अगर आप कल के आंकड़े देखेंगे, कल हमने कोई 64,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है। वो तो उसमें से जम्मू का डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में itself in Jammu district 11,300 people were vaccinated। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार अब बढ़ गई है जब से 45 इयर्स का ये फैसला हुआ कि 45 इयर्स एंड अबव की वैक्सीनेशन होगी, तब से लोगों की तादाद जो टारगेट ग्रुप है वो बढ़ा हुआ है। तो उस वजह से लोग अब आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। तो और कश्मीर में शुरू में थोड़ा सा वैक्सीनेशन स्लो था, लेकिन वो भी बढ़ा हुआ है अब। तो कश्मीर में भी लोग अब काफ़ी ये नंबर्स में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और इसके लिए कई सारे एफर्ट्स लिए गए, जैसे कि जिन्होंने शुरू में जो डॉक्टर्स या इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया, उनके वीडियोस हमने वायरल करवा दिए थे, उनको पब्लिसिटी दी। हमारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलता है, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है। जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको रोप इन किया गया, उनके थ्रू हमने पैगाम में भिजवाने की कोशिश की है लोगों को कि वैक्सीनेशन के लिए आ जाएं और वॉलंटरी बेसिस पर आ जाएं। तो अब वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन तो ठीक तरीके से बढ़ रहा है। डुल्लू साहब, जो सबसे वनरेबल ग्रुप है, यानी कि अभी भी कोविड-19 की डेथ्स अगर आप देखते हैं तो वो वही लोग हैं, 80 साल की उम्र है, 90 की उम्र है, या जो कोमॉर्बिड हैं, अभी भी डेथ्स अगर उन्हीं की हो रही है, तो क्या अभी भी एक बड़ा चंक उस पॉपुलेशन का है जो वैक्सीनेट नहीं हुआ है, और उन्हें कन्विंस करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? नहीं, जैसा आपको मालूम होगा कि मार्च में ये शुरू हुआ था 60+ का वैक्सीनेशन। तो और कोमॉर्बिड का भी जो 45 एंड 59 के एज ग्रुप के बीच में हो, तो ये लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। तो लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग जो डेथ्स होती हैं वो कोमॉर्बिड लोगों की ज़्यादा डेथ्स होती हैं। और हमारी यही कोशिश है कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आएँ हमारे पास और हम इनका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करें। इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। आम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए भी समझना चाहूँगी कि ये जो टारगेट ग्रुप है, अक्सर ये लोग वो हैं जो टेक सेवी ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा ऐप्स चलाते हैं, ना ज़्यादा वेबसाइट चलानी इनको आती है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है कि कोई व्यक्ति जो 60 साल की उम्र का है, 55 साल की उम्र का है, अगर उसे वैक्सीनेशन लगवाना है लेकिन उसे रजिस्टर करना नहीं आता, तो वो किस तरीके से वैक्सीनेट हो? वो बिल्कुल हमारी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी पर जहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ जाएं, तो हमारा जो स्टाफ है उसको रजिस्टर भी करेगा और उसको वैक्सीनेट भी करेगा। उसको शुरू में कोई ऐप के किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 45 साल से ऊपर किसी की भी उम्र हो तो उसका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे और उसको वैक्सीनेशन भी देंगे। डुल्लू साहब, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो अगर देखा जाए हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन अभी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही हो रही है, लेकिन और भी कई सारी पेरिफेरल एरियाज जो हैं, रामबन हो गए या फिर गांदरबल हो गए, वहाँ पर वैक्सीनेशन के क्यूमुलेटिव नंबर्स अभी भी कम है। क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई अलग तरीके की दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो वैक्सीनेट करवाने के लिए नहीं आ रहे? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक काम जो हम ज़रूर कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन साइट्स, वो हम बढ़ा रहे हैं, ताकि क्योंकि दूर दराज के एरियाज़ में लोगों को आना पड़ता है, दूर तक पहुंचना पड़ता है, सब सेंटर तक या प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, हम वैक्सीनेशन साइट्स को बढ़ा रहे हैं।
आपको याद होगा कि शुरू जब हमने किया था तो 40 वैक्सीनेशन साइट से शुरू किया था जनवरी में। तो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 1250 वैक्सीनेशन साइट्स हैं। अप्रैल के आखिर तक हमारी कोशिश है कि 3000 तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। तो 3000 वैक्सीनेशन साइट्स का मतलब है हम दिन में 1,00,000 वैक्सीनेशन तो आराम से कर सकते हैं। तो लोग हमारे पास पहुँचें और हम उनको वैक्सीनेट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब, पहले जब कोविड-19 की वबा बहुत पीक पर थी, उस समय लोगों में जब ये कन्फ्यूजन आया कि बेड्स हॉस्पिटल में है या नहीं, तब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बुलेटिन में बेड कैपेसिटी का भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना शुरू किया था। अब लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाई जाए या नहीं लगवाई जाए। क्या कोई इनिशिएटिव आप ले रहे हैं जिसमें वैक्सीन को लेकर भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक करें कि आज कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कितने लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वैक्सीन लग रही है? हम बीच बीच में ये बुलेटिन से प्रेस नोट्स देते रहते हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराई, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम डेली बुलेटिन एक जारी करेंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उस दिन में और क्यूमुलेटिव बेसिस पर कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, ताकि सब लोगों को पता चले। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड इज़ मच बेटर। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा स्लो चला, बट अब वो पिकअप कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं उनको पहले प्रायोरिटी दें और वहाँ पर हम वैक्सीनेशन को और तेज़ रफ्तार से चलाएं। अब्दुल साहब, वैक्सीनेशन को लेकर जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है बहुत डायनामिक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। वहीं अगर आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू को कॉल करें, कश्मीर को कॉल करें, वैक्सीनेशन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल्स कई बार उठाए नहीं जाते, ईमेल्स का जवाब बहुत लेट आता है। क्या कोई कोशिश आप कर रहे हैं कि कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो खुद ही अपनी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को दें, या फिर वेबसाइट को डायनेमिक बनाया जाए ताकि आम कोई शख्स है या मीडिया है वो भी जाकर सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाए और लोगों में ट्रांसमिट कर पाए? बिल्कुल, जैसे हम कोविड का एक बुलेटिन जारी करते हैं डेली बेसिस पर, उसी तरीके से हम कोविड वैक्सीनेशन का भी एक बुलेटिन जारी करेंगे डेली बेसिस पर। फिर ये प्रेस पर डिपेंड करता है वो कितना इसको पब्लिसिटी देना चाहे, क्या कहाँ तक इसको यूज़ करना चाहे। तो हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर हैं उसके ऑफिस में हम किसी एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाएंगे कि जो ये इंफॉर्मेशन होगी वैक्सीनेशन की डेली बेसिस पर प्रेस के साथ, पब्लिक के साथ शेयर करें। इस टाइम पर किस हद तक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं? फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोई 83% के करीब हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट को भी कई बार फ्रंटलाइन वर्कर्स ही माना जा रहा है, क्योंकि उनकी भी पब्लिक डीलिंग बहुत होती है और ट्रैवलिंग बहुत होती है। जम्मू कश्मीर में भी क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स में जर्नलिस्ट इंक्लूडेड हैं, या जर्नलिस्ट का भी वही क्राइटेरिया है, एज अगर आपकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं, या कोई स्पेशल उनके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? जर्नलिस्ट के लिए इस तरीके की बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं। कुछ रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि पंचायती राज के फंक्शनरीज, जो रूरल डेवलपमेंट के फंक्शनरीज का था, उनको अकोमोडेट किया गया था, तो वो भी, बट उनका भी रिस्पांस कोई ख़ास अच्छा रहा नहीं। फिर दूसरा ये था म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स का था, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में आए थे। मीडिया को अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन 45 साल से ऊपर जो भी हैं उनको तो हम कर ही सकते हैं वैक्सीनेशन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन को लेकर जो मिथ्स लोगों के माइंड में आ रही हैं कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया, चाहे डीजीपी दिलबाग सिंह हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वो जब पॉजिटिव हो गए तो लोगों को ये लगने लगा कि वैक्सीन आप लगवा भी लेंगे तो आप सेफ नहीं हैं। तो इन मिथ्स को डिबंक करने के लिए क्या आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू बताया जाए कि ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट डोज लेने के बाद आप सेफ हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कब आप फुल्ली वैक्सीनेट हो जाते हैं? ये हम बार बार ये मैसेज लोगों को पहुंचाते रहते हैं, टीवी के माध्यम से, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट डोज़ अगर किसी ने वैक्सीन का लिया तो फ़र्स्ट डोज़ से सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बनाने के लिए उसको ज़रूरी है कि सेकंड डोज़ भी लेना टाइम पर, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद उसकी इम्यूनिटी वो डेवलप होगी। ये हम कन्वे कर रहे हैं लोगों को। और दूसरी एक चीज़ है, अगर ऐसे केस सामने आए भी कि किसी ने वैक्सीनेशन लिया था तो उसके बाद उसको ये कोविड हुआ, तो ऐसे केसेस जो होंगे वो एक्यूट नहीं होंगे, वो बहुत मतलब माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे। तो काफ़ी हद तक के कोविड से फाइट करने की कैपेसिटी लोगों में डेवलप करता है वैक्सीन।
इस वैक्सीनेशन ड्राइव में दिक्कतें हेल्थ डिपार्टमेंट को कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, किस किस स्टेज पर आ रही हैं? नहीं, दिक्कतें नहीं आ रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको शुरू ही किया गया था इन अ फेज्ड मैनर कि सबसे पहले सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को करना है। तो हेल्थ वर्कर्स का एक फिक्स्ड नंबर हमारे पास था 1 लाख के करीब, कि उन्हीं को करना है, तो वो उन्हीं के लिए था ये। उसके बाद फिर आ गया फ्रंटलाइन वर्कर्स को करना है, तो फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, बाकी लोग वेट करते रहे। बल्कि हमको बहुत सारे फ़ोन आते रहे कि हमारा कब खुल रहा है, कब से जनरल पब्लिक का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। उसके बाद 1 मार्च से फिर जनरल पब्लिक का वैक्सीनेशन शुरू हो गया 60 प्लस कैटेगरी का। तो 60 प्लस कैटेगरी में भी काफ़ी लोगों का आप देखेंगे उत्साह जो था काफ़ी अच्छा था। हमारे हर ज़िलों में, जम्मू में तो ख़ास तौर से बड़ी तेज़ी से लोग सामने आए और वैक्सीनेशन करवाया। कश्मीर थोड़ा सा पीछे रह गया, बट अब कश्मीर भी पिकअप कर रहा है। मुझे लगता है बराबर वैक्सीनेशन जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। और फिर जब 45 के एज का खुला, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक साइड से एकदम से सारे के सारे लोग काउंटरों पर आ जाएं और वैक्सीनेशन के लिए रश हो जाए, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला भारत सरकार का था कि फेज्ड मैनर में हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे और इसको एक्सेलरेट करेंगे। अब हम उस स्टेज पर आए हैं कि एक्सेलरेटर अब दबाना है। तो अब हमारी, जैसे मैंने कहा कि कल 64,000 पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर गॉट वैक्सीनेटेड। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाएगा। साहब, कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की जहां तक बात है, आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, वहीं दूसरी ओर जो है ट्यूलिप गार्डन खुला है, वहां पर सोशल गैदरिंग हो रही है, रश पड़ रहा है। टूरिज्म के ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है, और बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई फंक्शन करता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? कि एक तरफ कोविड-19 को रोकने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बंद की जा रही है, स्कूल्स भी बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फ्री हैंड दे दिया है कि टूरिस्ट आकर जो हैं वो गैदर भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि जो आमतौर पर लोगों का जो का रिएक्शन रहता है, एक नी जर्क रिएक्शन रहता है कि हमको लॉकडाउन हो जाना चाहिए, कोविड के केसेस बढ़ गए तो लॉकडाउन हो जाना चाहिए। वो लॉकडाउन लास्ट ईयर ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम हेल्थ की प्रिपेयर्डनेस थी नहीं। हमारे पास एक भी लेबॉर्ट्री नहीं थी जहाँ पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकते थे। हमको पता ही नहीं था कि कौन कोविड पॉजिटिव है, कौन कोविड पॉजिटिव नहीं है। हमारे हेल्थ के इसके हॉस्पिटल्स की कैपेसिटीज़ नहीं थी, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं थे, आइसोलेशन की कैपेसिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस टाइम पर लॉकडाउन करना पड़ा ताकि एक टाइम मिले पूरी गवर्नमेंट को कि अपने हेल्थ सिस्टम्स को रैंप अप करे, अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाए टेस्ट करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, क्योंकि एक नया वायरस, एक अननोन एनिमी घर में घुस चुका था। तो इस बारी अब हमारे पास पिछले साल का तजुर्बा है। हमारे डॉक्टर्स ने तरह तरह के मेडिकेशंस यूज़ किए हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। दे आर मच बेटर एक्सपीरियंस्ड दिस टाइम। हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटीज़ पिछले साल के मुकाबले तो 5 टाइम्स हो गई हैं। पिछले साल हम 8,000, 7,000, 9,000 टेस्ट करते थे दिन में, तो आज हम कोई 40,000, 42,000 टेस्ट दिन में करते हैं। तो टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी बढ़ गई। और हमारे पास, हमको पता है कि हमारे अगर पेशेंट्स में सर्ज हुआ तो हमें किन किन अस्पतालों को कन्वर्ट करना है इनटू कोविड हॉस्पिटल्स। तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है, मैन पावर हमारी है, अवेलेबल है इसको डील करने के लिए। जो हमने फैसले पिछले साल लिए थे वो हमारे लिए एक हिसाब से मार्गदर्शक रहेंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो लोगों की इकॉनमी है उसको भी कोई गहरी चोट ना पहुँचे, क्योंकि लॉकडाउन में आप सोचिए कि कितने लोगों को, माइग्रेंट लेबर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ा, वापस आना पड़ा। तो वो चीज़ एक सोल्यूशन नहीं है। और लॉकडाउन कितनी देर तक करेंगे, बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है, तो वो सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर जोर देना, एक वॉलंटरी एफर्ट होना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहनें और हाथ अपने बार बार धोएं। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इसको, ये जो डिज़ीज़ है, इसको ओवरकम कर सकते हैं।
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में जानना चाहूँगी कि अभी तो फिलहाल एलिजिबल नहीं है इस एज ग्रुप में वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन क्या जनरली भी जो वैक्सीन को लेकर गाइडलाइंस है कि किसे लग सकती किसे नहीं लग सकती, क्या 18 से कम के जो बच्चे हैं क्या ये एलिजिबल हो सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? जो अभी तक ICMR की गाइडलाइंस आई थी उसमें 18 से कम उम्र के जो लोग हैं उनको बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाना है। उसके बारे में शायद पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था। जैसे जैसे भारत सरकार के पास से डेटा होगा, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होंगे, क्या चल रहे हैं, तो मिलेगा तो वो जो डायरेक्शंस आएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो उस डायरेक्शंस पर हम चलेंगे। आखिर में डुल्लू साहब, एक रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर एक RTI एक्टिविस्ट ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वहां पर स्टाफ की शॉर्टेज है। आपसे जानना चाहूँगी कि करंट स्थिति क्या है, क्या कोई स्टाफ शॉर्टेज है या नहीं? स्टाफ की शॉर्टेज कुछ हद तक है, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई चिंताजनक बात हो। जो हमारी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए हमने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। हमने एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर लास्ट ईयर में काफ़ी फैकल्टी को अपॉइंट किया था। किसी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कर पा रहा है फैकल्टी के, क्योंकि उनको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं बाहर से, और इस पूरे साल में कोविड की वजह से एक्सपर्ट्स नहीं आ सके इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो उस वजह से इनके इंटरव्यूज़ नहीं हो सके। तो वो सब चीज़ें हैं। तो लेकिन इनको हम हल कर रहे हैं। हमने एकेडमिक अरेंजमेंट पर फैकल्टी को अपॉइंट किया, हम डेली बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, और अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंटरव्यूज़ लेना। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो भी है, जितनी भी है, जल्दी से जल्दी ये दूर हो जाएगी। और एक और बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। जो लोग एलिजिबल हैं फैकल्टी के लिए, वो लोग इन नए मेडिकल कॉलेजेस में भी काम अब कर रहे हैं। तो जब एक सडनली सिस्टम में से इतनी सारी फैकल्टी निकल गई और नए मेडिकल कॉलेजेस में चली गई, तो सिस्टम में जो अवेलेबल रिजर्व्स थे वो कम हो गए। जो मैन पावर के थे, जो MD MS जिन्होंने किया हो, रजिस्ट्रारशिप जिन्होंने की हो, इस तरीके के लोग जो डॉक्टर्स हैं वो कम हो गए। तो उसको भी मद्देनज़र हमको रखना पड़ेगा। हमको सिर्फ मेडिकल कॉलेज जम्मू नहीं चलाना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू नहीं चलाना है, हमको बाकी 5 मेडिकल कॉलेजेस भी चलाने हैं। वहाँ पर भी स्टाफ देना है, फैकल्टी देनी है। तो एक अप्रोप्रिएट बैलेंस जिसको कहते हैं मेंटेन करना है, और साथ ही साथ हमको पेरिफेरी भी चलानी है। आपने देखा होगा जगह जगह बार बार ये डिमांड आती है कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है दूर दराज एरियाज़ में, तो वहाँ पर भी हमको डॉक्टर देने हैं। जो डॉक्टर्स का जो आउटपुट है हमारा पर ईयर का वो कम है, इसीलिए तो नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए कि हमारा इंटेक MBBS का इंटेक अब 500 से लेकर बढ़कर 1100 पहुंचा। तो ये 5 साल के बाद देखेंगे ये डॉक्टर्स हमारे पास आएंगे और ये अवेलेबल होंगे हमारे पास फील्ड में काम करने के लिए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम करने के लिए। मेडिकल कॉलेज जम्मू, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर, बाकी हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए अवेलेबल होंगे। डॉक्टर साहब, डेंटल सर्जन्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, जो लोकसभा में पेश भी हुई, उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में डेंटल सर्जन्स को लेकर वैकेंसीज है, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट में पता करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अभी डेंटल सर्जन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या डेंटल सर्जन्स को लेकर भी कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि पिछले लगभग 11 सालों से आई थिंक कि डेंटल सर्जन्स की भी कोई वैकेंसी एडवर्टाइज़ नहीं की गई है। नहीं, वैकेंसीज़ बहुत कम हैं। वैकेंसीज़ हैं, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि वैकेंसीज़ नहीं है। वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत कम है, रेफर्ड हैं। लेकिन बात है कि उनका, क्योंकि डेंटल कॉलेज के कई सारे लोगों ने यहाँ BDS किया हुआ है, वो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि पोस्ट क्रिएट किए जाएं डेंटल सर्जन्स के। उसका एक प्रपोज़ल चल रहा है, वो हमारी बातचीत चल रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। तो जब उनका कंकरेंस मिलेगा, सैंक्शन मिलेगा, तो वो मसला भी हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि वैक्सीनेशन को लेकर हर मुमकिन कोशिश हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है कि लोगों में इन्फॉर्मेशन जाए ताकि लोग खुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए आए। अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि एक आम आदमी कोविड-19 की इस बीमारी से बच सके खुद को वैक्सीनेट करवाने के बाद।